Hello dear students, welcome to my channel Knowledge World. Dear students, today we discuss about standard 10th ज्योग्राफी का पहला लेसन जो कि आपके बुक्स में 8 नंबर में है, दैट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूँ और अभी भी आपसे बता रहा हूँ कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन for the new videos notifications. So let's start the topic natural resources. Natural resources, human needs can be satisfied partially or the completely through the resources. There are thousands of elements in the nature, but we cannot call all of them resources. It means जो भी हमारा नेचर में हम जो देखते हैं रिसोर्स के बेस पे, तो हर कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो हमें दिखता है हम उसको रिसोर्स नहीं बोल सकते, हर चीज़ को नहीं बोल सकते. These elements can be called resources only when these are utilized by man through his special knowledge and एक्सपर्टाइज. मतलब ह्यूमन बींग्स का जो नॉलेज होता है और वो जो मशीनरी जो टेक्नोलॉजी जितना डेवलपमेंट हुआ उससे अगर कोई चीज़ का नेचर का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक फैक्ट्री है, वुड फैक्ट्री है, अगर हम फॉरेस्ट से वुड कट करके लाते हैं, उसको अगर फर्नीचर वगैरह बनाते हैं तो वो हमारा रिसोर्स का यूटिलाइज हुआ, तो वो ह्यूमन के थ्रू होता है, तो वो एक अपना नॉलेज की वजह से ह्यूमन इस्तेमाल करता है उसको. हाँ, इन अदर वर्ड्स the things on which the man is dependent, human needs can be fulfilled by them, and man has the physical and the intellectual capacity to utilize them can be called the resources. What type of resources, what type of things available in nature, and those things are used by humans for their fulfill. हम अपने ज़रूरत पूरे करने के लिए जो नेचर पे जिन चीज़ों पे डिपेंडेबल होते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट पे हुआ या फिर रिवर के ऊपर होता है, जो अपना एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारा रिसोर्स कहलाता है, हम जो चीज़ को नेचर से डिपेंड करते हैं. ठीक है. इन दिस वे anything which is used to fulfill human needs become resources. In ancient times, man did not know about the minerals buried within the land, so these were not the resources at that time, but today these are extremely useful due to their utility and the developed techniques of mining. Early humans जो थे पहले, उन लोगों को ये नहीं पता था कि जो अर्थ है यानी धरती के नीचे बहुत सारे मिनरल्स दबे हुए हैं, तो उस टाइम पे उनको उसका कोई नॉलेज नहीं था, वो सिर्फ नेचर पर डिपेंड करते थे, फ्रूट्स वगैरह, जंगल में रहना, गुफे में रहना, केव्स में, प्लांट्स में रहना, बाकी हंटिंग वगैरह जो मेटल जो थोड़ा बहुत. लेकिन जब धीरे धीरे ग्रेजुअली जब मॉडर्न एज आया तो टेक्नोलॉजी जब डेवलपमेंट हुआ तो ये सारी चीज़ें माइनिंग हुई. माइनिंग मतलब क्या, खुदाई करके निकालना, पहाड़ से कोयला निकालते हैं, खुदाई करके हीरा निकलता है, ऐसा बाकी चीज़ें, तो उससे धीरे धीरे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हुआ. द नेचुरल रिसोर्सेज शुड हैव बोथ द virtues and the utility and capability to work. The resources are mode of the interaction of the three types, that is the nature, मैन एंड कल्चर. ये तीनों चीज़ को लेके रिसोर्सेस अपना डेवलपमेंट एक नेशन करता है, और रिसोर्सेस इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड होता है. नेचर के ऊपर एक, और मैन उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस कल्चर भी उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो पहले सेकंड टॉपिक तुम्हारा है जो यूज़ ऑफ रिसोर्सेस क्या है. देखो, रिसोर्सेस आर यूजफुल to us in many ways. We learn about its role gradually at every stage of human life. All activities from the agriculture to industries ultimately depend on the natural resources. Let us know the more about it. यानी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है बेसिकली डेली लाइफ में ह्यूमन बींग्स का, वो अलग अलग तरीके से होता है. जैसे एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल वर्क हुआ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि वुड इंडस्ट्री है तो लकड़ी काट के लाना पड़ता है, तो उसके ऊपर एक बेस दिया. तो रिसोर्सेज अलग अलग बेस पे आता है. पहला है आपका रिसोर्स एज फूड, खाना के तौर पे कैसे हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं. वेरियस फूड रिक्वायरमेंट फॉर मैन आर कंप्लाइड बाय द वेरियस रिसोर्सेज. फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली, वेरियस क्रॉप्स ऑब्टेन थ्रू द एग्रीकल्चर, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स
and the meat obtained through the domestic animals, fish and the other aquatic animals from the reservoirs, honey prepared by the honeybees etc. are used for the food items. तो ये सारे फूड आइटम्स जो मैंने भी बोला, ये सारी चीज़ें रिजर्व्स, नेचुरल रिजर्व से ही निकलते हैं, बनते हैं। कई चीज़ें फार्मर्स कल्टीवेट करके निकालते हैं, वो जो चीज़ें इस्तेमाल किए, जैसा लैंड हुआ, धरती के ऊपर ही क्रॉपिंग होता है, कल्टीवेशन होता है, तो वो उसका रिजर्व्स बन गया, तो उससे वो जो रिजर्व्स निकाला तो हम उस पर डिपेंड हो गए, यानी हम किसान के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, जैसे अनाज करता है वो, तो ये एक दूसरे से ही लिंक है। ओके, अभी दूसरा है आपका रिजर्व्स एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी जो कच्चा, रॉ मतलब कच्चा होता है, तो कच्चे मटेरियल्स क्या क्या होते हैं देखो, वेरियस गुड्स ऑफ्टन फ्रॉम द फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट्स मतलब जो टिम्बर हो गया, जो आपका लकड़ी वगैरह, मेडिसिनल हर्ब्स, जो मेडिसिन के कई पेड़ पौधे, दवाई जो वगैरह, हाँ, हाइड्स इन द मीट अवेलेबल फ्रॉम द एनिमल्स एंड द मिनरल ओर्स जस्ट लाइक आयरन ओर, जो कच्चा लोहा होता है उसको बाद में मशीन में या फिर टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके लोहा बनाते हैं उसको। ऑयल रिफाइनरी होता है, जैसा मुंबई में है ऑयल रिफाइनरी, समंदर से पूरा मतलब नीचे से ओशन बेड से वो ऑयल निकालते हैं, फिर उसको फिल्टराइज करके उसका जो ओर होता है उसको ऑयल ओर बोला जाता है, उसको फिल्टराइज करके फिर से डीजल पेट्रोल अलग अलग, फिर उससे गैस जो क्रिएट होता है उसको अलग, वो डीजल गैस, HP गैस, हम जो यूज़ करते हैं घर में, वो सारी चीज़ें, उसका पहला जो स्टेज है उसको रॉ स्टेज बोला जाता है। ठीक है, तो वो भी एक रिजोर्स के तौर पे हमें मिलता है। सेकेंडली द रिजोर्स एज एनर्जी रिजोर्स, कैसा देखो, वी यूज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज द डोमेस्टिक फ्यूल्स, जैसे हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं गैस वगैरह। ठीक है, besides energy can be generated through the solar insolation, wind, sea waves, tides and the edds and the waterfalls etc. are also the energy of resource। जैसा हवा हुआ, जोर से हवा होना, समंदर का जो वेव्स होता है वगैरह, ये सारी चीज़ें भी एक फोर्स है नेचर का, तो वो सब भी एक एनर्जी क्रिएट करता है। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है देखो, रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी, on the basis of distribution centers following are the types of resources of the basic of ownership। let us understand the through the table। ये टेबल में देखो लिखा है आपका, पहला है ओनरशिप, फर्स्ट नंबर पे, इंडिविजुअल रिजोर्स, उसका डिटेल्स क्या क्या है, ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स और द फैमिली, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, लैंड, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, हम जो घर वगैरह बनाते हैं, कोई भी किसान वगैरह जो मैंने अभी बोला कि फार्मर्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो आपका हो गया इंडिविजुअल रिजोर्स के कैटेगरी में गया। सेकंड नंबर हो गया आपका नेशनल रिजोर्सेज, वो क्या है, ओन्ड बाय अ कंट्री और ए रीजन, एक कोई भी देश उसको लिया हो या फिर कोई एक जगह, जैसा आर्मी या इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, वो सारी चीज़ें होते हैं नेशनल रिसोर्सेज में जाता है वो। ठीक है, और तीसरा है आपका ग्लोबल, यानी पूरे वर्ल्ड के ऊपर में, जैसा ऑल फिजिकल और द नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, जो आदमियों के वेलफेयर वर्क के लिए, सोसाइटी के लिए जो यूज होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे, रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, अगर सोचो कोई एक फॉरेस्ट जैसा कंजर्वेशन एक रूल निकलता है पूरे वर्ल्ड के लिए, एनिमल प्रोटेक्शन के लिए निकलता है, तो उसके लिए जो रूल रेगुलेशन वगैरह लागू हुआ तो उस टाइप के उसको ग्लोबल रिसोर्सेज बोला जाता है। जैसा सोचो हमारा भारत में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सारे क्रिएट हुए हैं, तो क्यों नहीं हुए, क्योंकि सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचर भी सेफ रहेगा, तो इस टाइप के चीज़ों को ग्लोबल रिसोर्सेज बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा होता है देखो, अलग अलग। फर्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया यूनिवर्सल रिसोर्स। यूनिवर्सल रिसोर्स क्या है, उसका डिटेल से यूजफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, जैसे ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो भी होता है, जो गैसेस, जो कितने टाइप के गैसेस एयर में है हमारा, वो सारी चीज़ें आपका यूनिवर्सल रिसोर्स में जाता है। दूसरा है आपका जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, वो क्या है, इजीली अवेलेबल, जो मिलता है हमें इजीली, जैसे लैंड, सॉइल, वाटर एंड पैस्चर लैंड। पैस्चर लैंड मतलब जो बंजर ज़मीन वगैरह होता है, सब खेती वगैरह हम करते हैं, या फिर कहीं पे हम कोई एक जगह खरीद ले, वहाँ पे घर बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, उस टाइप के जगह को पैस्चर लैंड बोला जाता है। तो वो हो गया आपका जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट है कि आपका रेयर रिसोर्सेज, वो क्या है, दोज आर अवेलेबल एट द लिमिटेड प्लेसेस, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं वहीं पे ही हमें रिसोर्सेस मिलेंगे। जैसा हमारा भारत का छोटा नागपुर प्लेटू एक है, जहाँ पे मिनरल्स वगैरह बहुत मतलब वहीं पे मिलता है अक्सर। कई जगहों पे कोल ज़्यादा मिलता है, कई जगहों पे
आयरन और ज़्यादा मिलता है। तो अलग अलग ऐसा प्लेसेस है। तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, मिनरल्स लाइक द कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। तो ये हमारे भारत के देश के अलग अलग जगहों पे, स्पेशल जगहों पे मिलते हैं, वो नाम अलग अलग है उसका, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेयर रिसोर्सेज। बाकी सॉलिटरी रिसोर्सेज, ये क्या होता है, मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट 1 or 2 प्लेसेस इन द वर्ल्ड, सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एक ही या 2 जगह पे ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं सॉलिटरी रिसोर्सेज। तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं देखो, कैट्रोलाइट एंड विच आर द अवेलेबल ओनली इन द ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड में ही मिलता है ये जो रिसोर्सेज है, और कहीं वर्ल्ड में नहीं मिलता है ये। तो इस टाइप के रिसोर्सेज को सॉलिटरी रिसोर्सेज बोला गया। तो ये अवेलेबिलिटी मतलब मौजूद, अवेलेबल मतलब क्या, मौजूद होना, तो मौजूद की वजह से, वो अवेलेबिलिटी की वजह से रिसोर्सेज को यही भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, ठीक है। You could understand detail of the 2 types resources can be classified by the other methods also, wherein these can be classified into 2 types of renewable and the non-renewable resources. Some resources reproduce themselves as per their use during the specific time. In the other words, these are inexhaustible: solar insolation, wind, bird, animal, बायो रिसोर्सेज एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये जो रिसोर्सेज हैं ये वाले खुद से क्रिएट हो जाते हैं स्पेसिफिक टाइम में। अभी विंड हम अगर सांस ले लिए छोड़ दिए तो ख़त्म हो गया क्या, ये अवेलेबल रहता ही है, ठीक है। बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सोलर एनर्जी जो होता है ये ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब मिलता है हमें, अल्टीमेटली मिलता ही रहता है, ठीक है। तो ये आपका जाता है बायो रिसोर्सेज एक्सेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। कौन सा कैटेगरी में जाता है आपका, ये पहला जो है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जाता है, जो कि क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल यानी जिसको हमें नहीं क्रिएट होता उस टाइप का। जैसा देखो, दीज आर कॉल्ड द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन नॉट बी रीयूज्ड। रीयूज्ड हमें हो नहीं सकता, वंस दे आर यूज दे कैन नॉट बी रीप्रोड्यूस्ड और कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड इन द नियर फ्यूचर। एक बार अगर इस्तेमाल हो गया तो नहीं हो सकता। जैसा कोयला को हम एक बार जला देते हैं तो दोबारा कोयला बनेगा, नहीं बनेगा। तो वैसा मिनरल्स, कोल्स, नेचुरल गैस, अगर हम गैस इस्तेमाल करते हैं तो दोबारा टैंकी तो फिलअप नहीं होता, उसको खरीदना पड़ता है। तो उस टाइप को रिसोर्सेज को बोला गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पेट्रोलियम एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द दिस कैटेगरीज। अभी देखो नेक्स्ट है प्लानिंग इन द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें एक छोटा टॉपिक है आपका, कैसा हम प्लान करेंगे रिसोर्सेज को बचाने के लिए। कंजर्वेशन मतलब बचाना, कैसा सेव रखना। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड वाइल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड, इसका मतलब क्या है, हमारे जो चाहते हैं वो अनगिनत है, लेकिन जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, लेकिन हमारी चाहत उसके ऊपर हावी हो जा रही है, ऐसा। ड्यूरिंग लास्ट 100 years as age of the resource has increased very much due to the extraordinary development in the science and the technology and due to the population explosion. Sever the implementation will have to be experienced in the future if a serious thought is not given to this matter. So ये जो 100 साल मतलब अभी हो रहा है जो हमारा भारत में जैसा कंडीशन है, बहुत मतलब ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ता चल रहा है सब तरफ। साइंस टेक्नोलॉजी जितना बढ़ता गया उतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ता गया। पॉपुलेशन जैसा बढ़ा तो चाहते बढ़ती गई, नीड्स बढ़ती गई। अब एक घर में अगर 5 आदमी हैं तो अगर सोचो एक बोरा खाना, एक बोरा चावल अगर ख़त्म होता है तो वो मेंबर अगर बढ़ गए तो हमें ज़्यादा वांटिंग पड़ेगा, यानी रिसोर्सेज को हमें और ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन जितना ग्रोथ होता है तो रिसोर्सेज का उतना ज़्यादा यूटिलाइज होता है। तो इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर हम इसको सीरियसली मैटर नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम होगा। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कंजर्व द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व एंड शुड बी यूज्ड रैशनली। तो इसको हमें अच्छे से और संभल के इस्तेमाल करना है और एक प्रोसेस में इस्तेमाल करना है जो कि इन फ्यूचर में हमारे आने वाले जनरेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। द वर्ड कंजर्वेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्कैरिटी ऑफ रिसोर्स. If the resources are exploited at the current rate where they are exploited haphazardly and erroneously, then it will be a dream to maintain the development of the current lifestyle. It includes things like the rational uses, it conserve and the reuse. When there is a danger of extents on the life of the tree or a human life, the arrangement made for it is called its
कंजर्वेशन। अभी सपोज देखो यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल आपको बताया, द करेंट rate of it includes the things like that rational uses, it conserve and the reuse when there is a danger of extents on a life। अगर एक इंसान या फिर कोई प्लांट का सोचो एक लाइफ अगर डेंजर में जाता है, एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उसको बचाने के लिए हमें बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। जैसा सोचो हम सीरियस हैं तो हमें ऑब्वियसली अपना केयर करने के लिए मेडिसिन वगैरह या फिर मेडिकल में एडमिट करना, कई सारे प्रोसेस होते हैं। तो वैसा ही नेचुरल रिसोर्सेज अगर वही मात्रा में उसको बचाना जो होता है, उसको जो सेव करना होता है, वही मेथड को कंजर्वेशन बोला गया। तो वो क्या है, कैसा, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द प्लानिंग एंड द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन डिटेल्स। तो किस तरीके से किस किस वे में हमें नेचुरल रिसोर्स को बचाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज्ड एंड द प्रोबेबल रिसोर्सेज ऑफ एनी रीजन और द कंट्री एज ए यूनिट। पूरे सरकार को, भारत सरकार को क्या, वर्ल्ड का भी ले लो, अपना जो यूएन होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये पूरा जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज का जो अवेलेबिलिटी है उसको चेक करना चाहिए, और कितना रिसोर्सेज इस्तेमाल हुआ, कौन से एरिया में कितना रिसोर्सेज कहाँ पे अवेलेबिलिटी है। अगर सोचो कहीं जगहों पे प्लांट्स ज़्यादा कम है वहाँ पे, तो वहाँ पे प्लांटिंग करना, ये सारी चीज़ें, ऐसी सारी चीज़ों को बोलते हैं मेंटेनेंस करना, तो वो करना चाहिए। दूसरा है आपका the resources which are limited or not renewable should be exploited scientifically and should be used only where it is necessary to use them। non renewable resources अभी मैंने बताया क्या है, तो अगर उसका अगर लिमिटेड अगर वक्त आ गया है सोचो कोई एरिया में, तो उसको कैसा उसको बढ़ाना, साइंटिफिकली मेथड में कैसा उसको इंक्रीज करना, बाय द मशीनरी हेल्प, बाय द टेक्निक्स, गवर्नमेंट शुड यूज द टेक्निक्स एंड इंक्रीज द रिसोर्सेज दैट एरियाज, वो यहाँ पे बताया गया है। तो वैसे जगहों पे वैसा डेवलपमेंट करना चाहिए, नेसेसरी उन जगहों पे ही उस रिसोर्सेज को देना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा, जहाँ पे जितना इस्तेमाल हो वहाँ पे उतना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसा कोल एरिया, अगर कोई एरिया में ज़्यादा जितना लगता है, सोचो अगर 50 टन कोयला एक एरिया में लगता है तो वहाँ पे 50 टन ही देना चाहिए। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरा उससे ज़्यादा दे दो ताकि वो लोगों ने रफ यूज़ किया और वो रिसोर्सेज हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अगर वो ख़त्म हो गया तो इन फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा। तो वैसा जितना एरिया में जितना नेसेसरी उतना ही देना चाहिए। Then attempts should be made to develop those resources, the quantity of which can be increased. Then the resources which are cheaper and are easily available should not be wasted, but instead them should be used sparingly for future use। Resources which are cheaper एंड आर ईजिली अवेलेबल, जो बहुत सस्ता है और बहुत आसानी से मिल जाता है, उस टाइप के रिसोर्सेज को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे लैंड हुआ, ये हुआ, तो उसको प्रॉपर मैनर में यूज़ करना चाहिए, बट इंस्टेड दे शुड बी यूज स्प्रिंगली फॉर द फ्यूचर यूज़। यानी उसको ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए जैसे वो अच्छा रहे और इन फ्यूचर में हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसको इस्तेमाल करे। अगर सोचो एक खेती है, किसान अगर उसको रफ यूज़ करता है तो उसका आने वाला पीढ़ी वहाँ पर कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, वो तो लैंड दूसरा बंजर ज़मीन बन जाएगा, उसको फिर मेहनत करना पड़ेगा। तो उसको ऐसा इस्तेमाल करना है जैसे आने वाले फ्यूचर को भी वो लगेगा काम में, ऐसा, ठीक है। देन दोज रिसोर्सेज इन लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी कंजर्व्ड, फाइंडिंग इट्स अल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू द टेक्निकल डेवलपमेंट एंड द फेवरेबल इन द लॉन्ग टर्म। जो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड में जो है उन रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, जैसा कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, और सरकार को क्या करना चाहिए, एक ऐसा टेक्निकल डेवलपमेंट करना चाहिए जिसके वजह से वो रिसोर्सेज को हम दोबारा फाउंड कर सकें, बढ़ा सके। जैसा मान लो अभी मोदी सरकार जो है हमारे, वो इजराइल जाके बहुत सारा समंदर का पानी को उन्होंने मीठा कैसा करेंगे वो टेक्निक उन्होंने निकाला। तो वैसा टेक्निक अगर भारत में हर कोई रिसोर्स के ऊपर निकालेगा तो हमारा रिसोर्सेज में शॉर्टेज नहीं आएगा, इन फ्यूचर में वो बढ़ता जाएगा। तो बाय द यूज ऑफ टेक्निकल, बाय द मशीन्स, उसके वजह से होता है ये सब, ठीक है। टेक्निक और मशीन्स, टेक्नोलॉजी बहुत डिपेंड करता है रिसोर्स, जो लिमिटेड रिसोर्स है उनको बचाने के लिए और रीगेन करने के लिए। देन नेसेसरी लॉज शुड बी फॉर्मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड शुड बी इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली। नेसेसरी लॉ, एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो रिसोर्सेज को बचाने के लिए, ताकि लोग इसको माने और इसका गलत इस्तेमाल ना करें, और स्ट्रिक्टली इसको ऐसा इम्प्लीमेंटेशन किया जाए ताकि अगर वो कुछ ऐसा किसी ने गलत इस्तेमाल किया तो उसको पनिशमेंट हो, ऐसा, ठीक है। सरकार को एक कदम भी उठाना चाहिए कंजर्वेशन यानी बचाने के लिए रिसोर्सेज को। देन सिटीजन शुड बी विल
acquainted with all facts associated with the rational uses of resources, and a public awareness should be cultivated. पूरे जो समाज के लोग हैं उन लोगों को अवेयर करना चाहिए, मतलब चाहे आप कोई एक्ट के थ्रू करो, ड्रामा थ्रू करो, या फिर कोई एडवर्टाइज करो, कुछ भी करो, सोशल मीडिया में जो एडवर्टाइज आता है ये सारी चीज़ों में, जैसा पानी वश नहीं करना, अनयूजुअली टैप्स को ऑन नहीं करना, इस तरीके के मैसेजेस भी हम मीडिया थ्रू लोगों को अवेयर कर सकते हैं, ताकि इसकी वजह से भी हमारा रिसोर्सेस हमारा मतलब बचे। सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, जनरली द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर इन द वेजिटेशन ग्रोज इज़ नॉन एज द सॉइल। जहाँ पे अर्थ का जो पार्ट में मतलब वेजिटेशन यानी जो पेड़ पौधे बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं, वो जगह कौन सा है? अपना सॉइल है। सॉइल इज़ द थिन लेयर कंपोज्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये एक बहुत ही पतला, थिन मतलब पतला लेयर होता है, तो जो कि बहुत सारे कंपोनेंट्स एलिमेंट्स को मिला के हुए हैं जो अर्थ सरफेस के ऊपर है। वो क्या क्या है? मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस एंड द एयर आर मिक्सड अप इन इट। इसमें क्या क्या मिक्स है? मिनरल्स है, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमस है। ह्यूमस मतलब जो डेड प्लांट्स के जो अवशेष होते हैं जो कि मतलब मिट्टी में मतलब मिक्स हो जाते हैं, तो उसको ह्यूमस बोलते हैं। बहुत ही फर्टाइली करता है वो सॉइल को। एंड एयर मिक्सड अप इन इट। द parental rocks lie below the soil. Soil is formed due to the material available through the denudation, biotic remnant, humidity, and the air gets mixed up with it. Other words, the soil is the natural mixture of minerals and the biotic elements which have the capacity to grow and develop the vegetation. यानी सॉइल में जो एलिमेंट्स मिक्स होकर रहता है, बायोटिक एलिमेंट्स, जैसे अभी मैंने बोला ह्यूमस वगैरह जो भी है, वो एयर वगैरह सब रहता है उसमें, प्लस उसमें क्या रहता है? एक कैपेसिटी रहता है जो कि वेजिटेशन को ग्रो कर सके, बढ़ा सके, तो उसको ही सॉइल बोला जाता है। तो सॉइल अभी देखिए क्या है। Soil uppermost layer of the crust of the earth is called the soil. So as you know from the before topic that we have three types of layers in the down surface of the earth, mantle, core, crust, you know. So crust जो है, the uppermost layer of the crust का जो ऊपर वाला लेयर रहता है अर्थ का जो है, उसको बोला जाता है सॉइल। इट contains the minerals, biotic elements necessary for the growth of the development of vegetation, although their proportion is not to the same everywhere. इसका जो वैरायटी रहता है वो हर जगह पे सेम नहीं रहता, कहीं पे उसका कलर डिफरेंट आता है, अलग अलग तरीके का वो नज़र आता है। Thus the soil is the layer or the surface of the matter formed due to the mixture of the scattered material of the parental rocks and the vegetation. तो ये पेरेंटल रॉक और वेजिटेशन, ये दोनों चीज़ें मिलके ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का सॉइल हमें फाउंड होता है। फैक्टर्स ऑफ द डेनोडेशन प्रिपेयर वेरी थिन लेयर थ्रू द डेनोडेशन ऑफ रॉक्स। डेनोडेशन ऑफ रॉक्स मतलब क्या होता है? जो एक रॉक रहता है, एक जो पत्थर रहता है, वो कई सालों तक अभी जो सॉइल कैसा फॉर्मेट हुआ हमारे अर्थ में, सॉइल ऐसा फॉर्मेट हुआ कि पहले रॉक्स थे, पत्थर थे, तो वो धीरे धीरे क्लाइमेटिक प्रेशर हुआ, फिर बहुत सारे हवा, पानी, प्रेशर, धूप, ये सब गिर के बारिश जोर से होना, इससे धीरे धीरे पत्थर क्या हुआ? ख़त्म होता गया, बड़े से छोटा होता गया। तो वो छोटा हुआ तो बाकी पार्ट्स उसके जो पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगे, तो वो बाद में कई हज़ारों साल बाद ये सॉइल फॉर्मेट हुआ। तो ऐसा हुआ सॉइल का फॉर्मेशन। सो द ह्यूमस फॉर्मेट ड्यू टू द disintegration or the decay of the vegetation or the insects added to this. The biotic elements play an important role in the development of vegetation. इसमें क्या है? जो बायोटिक रोल जो इम्पोर्टेंट प्ले किया है यहाँ पे, बायोटिक मतलब क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट्स, जो कि जिंदा चीज़ें रहती है, जैसा ह्यूमन बींग हुआ, एनिमल हुआ, तो ये ज़्यादातर इसमें मतलब डिपेंडेबल होने लगे किस पे? सॉइल में, क्योंकि उसमें ज़्यादा वेजिटेशन डेवलपमेंट हुआ, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा ही बायोटिक एलिमेंट्स सब उसमें अलग अलग तरीके का रोल प्ले करने लगे। ठीक है। द क्लाइमेट इम्पैक्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन इज सो इम्पोर्टेंट एंड widespread that the soil formed of the different types of rocks in the region over a long time in the same.
तो अभी मैंने जो बोला सॉइल जो है मतलब रॉक से बना है, तो रॉक भी कैसे अलग अलग कलर के वगैरह वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पे जिस एरिया में जो लोकेशन में जोग्राफिकल लोकेशन में जिस तरीके का रॉक्स था वो तरीके का सॉइल फॉर्मेशन हुआ, वो पहले से हुआ है। ओके, सो द सॉइल फॉर्मेड आउट ऑफ द सेम, ये बोला है, आउट ऑफ द सेम parental rock under the different climatic influence is the different soil are classified on the basis of their color, climate, parental rocks, structure and humus etc. ये सारे, ये जो यहाँ पे लिखा है कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक एंड स्ट्रक्चर, ह्यूमस, ये सारी चीज़ों का इसको लेके प्लस एरिया का डिफरेंट जो अवेबिलिटी के ऊपर सॉइल का पार्टीशन हुआ है। तो चलो देखिए क्या क्या है टाइप्स ऑफ सॉइल। देख, Recently, India Council of Agriculture Research (ICAR) okay has divided the soil of India into the 8 types of, how many types? 8 types. So of these, the mountain soil and the forest soil are found at the different altitude in the mountainous region. तो इसमें टाइप्स देखो क्या क्या है। फर्स्ट इज द alluvial soil, सेकंड वन रेड सॉइल, थर्ड वन ब्लैक सॉइल, फोर्थ नंबर लिटरेट सॉइल, फिफ्थ नंबर डेजर्ट सॉइल, सिक्स्थ नंबर माउंटेन सॉइल, सेवन नंबर फॉरेस्ट सॉइल, एट नंबर मार्शी और द पैटी सॉइल। तो इसमें ऊपर हेडिंग जो यहाँ पे दिया तुम्हारा, माउंटेन सॉइल एंड द फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड इन द डिफरेंट एल्टीट्यूड इन द माउंटेनस रीजन। मतलब जो जगह पे जिसका जो तापमान होता है माउंटेन एरियाज़ में, वहाँ पे अलग अलग जगहों पे सॉइल जो है ये माउंटेन वाला और फॉरेस्ट वाला वहाँ पे अलग अलग फाउंड होता है। ठीक है, बाकी जो सॉइल है वो पर्टिकुलरली जगहों पे होता है, जैसा महाराष्ट्र में आपका, गुजरात में अलग है, स्टेट वाइज वो अलग अलग रहता है। ठीक है, सो पहले डिस्कशन है आपका alluvial सॉइल। दिस टाइप्स ऑफ सॉइल इज स्प्रेड ओवर अबाउट 43% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। पूरे भारत में जितना परसेंट है उसमें 43% alluvial सॉइल का है। दिस सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली एंड द ईस्ट अप टू द शेटलर्स इन द वेस्ट एंड इन द delta region of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri river. The formation of alluvial soil is due to the alluvial deposits by the river. रिवर के वजह से जो alluvium एक मटेरियल होता है, जो कि देखो माउंटेन एरिया में जो ग्लेशियर्स, मालूम है ग्लेशियर जो नदी बनती है, जो सारी चीज़ें सिल्क और ग्रावल, सिल्क, ये सारी चीज़ें साथ में लेके आती है वो, तो वो क्या करते हैं रिवर के प्लेन्स एरिया में वो मतलब स्टॉक करके चले जाते हैं। तो वहाँ पे वो रहते रहते जम के वो मतलब वहाँ पे जमाट बनते बनते वो पूरा स्टॉक होते होते वहाँ पे एक तरीके का प्लेन्स क्रिएट हो जाता है, रिवर प्लेन्स हम जो बोलते हैं, बैंक ऑफ रिवर्स। जैसा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो इंडस रिवर के बाजू में हुआ था, साइड में हुआ था। तो यानी वहाँ का जो सॉइल था वो बहुत ही मतलब फर्टाइली था वो, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेशन होता था और वहाँ का जो सभ्यता भी था वो बहुत डेवलपमेंट हुआ था। तो वैसे ही ये जो alluvium जैसा रिवर्स के द्वारा डिपॉजिट होता है, तो इसीलिए वो एरिया में जो सॉइल मिला उसको alluvium सॉइल बोला गया। ओके, देयर इज़ मोर प्रोपोजिशन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड द लाइमस्टोन इन दिस सॉइल इज देयर इज़ अ लेस प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन ह्यूमस। इसमें नाइट्रोजन ह्यूमस की मात्रा कम रहती है, लेकिन बाकी जो आपका फॉस्फोरस हुआ, पोटाश हुआ, फॉस्फोरिक एसिड हुआ, लाइमस्टोन, ये सारे मात्रा ज़्यादा रहता है उसमें। इफ़ पल्सेस आर इज ग्रोन इन दिस सॉइल द नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी स्टेबलाइज्ड। क्रॉप लाइक द व्हीट, पैडी, शुगर केन, जूट, कॉटन, मैज, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। इस टाइप की जो सॉइल यहाँ पे अभी सब लिखा गया है, ये देखो, क्रॉप लाइक व्हीट, पैडी, शुगर केन, जूट, कॉटन, मैज, ये सब आपका alluvium सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। ठीक है, ये देखो मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे कलर वाइज दिया है, जैसा येलो कलर आपका alluvium लिखा है, ये ब्लैक सॉइल है, ये रेड सॉइल है, ये लिटरेट है, ये फॉरेस्ट सॉइल है जो आपका ब्राउन कलर का है, और एक लास्ट जो है वो डेजर्ट सॉइल है। ओके, कलर वाइज वहाँ पे इंडेक्स में दिया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है रेड सॉइल। रेड सॉइल ऑक्यूपाइज अबाउट 19% ऑफ टोटल लैंड ऑफ इंडिया। तो इससे पहले मैंने क्या बोला कि आपका alluvium सॉइल जो है 43%, रेड सॉइल आपका 19% टोटल भारत का जो लैंड है उसको कवर किया है। इट इज़ स्प्रेड
from the Tamil Nadu in the peninsular India up to the Bundelkhand in the north, and from Rajmahal Hills in the east up to the Kutch in the west, and south soil is found in some part of the Rajasthan. तो ये सारे लोकेशन है जहाँ पे ये रेड सोइल में मिलते हैं. द सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ferric oxide. Ferric oxide basically in red color, that's why this soil is also comes in red color. Okay, red soil, that is called the red soil. And it becomes yellow as well we go down. Lime, gravel and the carbonate are not found in this soil. इस soil में limestone और gravel और carbonate नहीं, ज़्यादा मात्रा में नहीं है, not found. And there is a deficiency of the lime, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड द पोटास इन दिस सॉइल. ये सारे कमी ये सॉइल में दिखते हैं. तो इसमें किस टाइप के खेती वगैरह होते हैं? क्रॉप्स लाइक माइलेट, कॉटन, व्हीट, जोअर, लाइन सीड, ग्राउंडनट, पोटैटो एक्सेट्रा आर ग्रोन इन दिस सॉइल. इस टाइप के जो अनाज है ये रेड सॉइल में होता है. ठीक है. ब्लैक सॉइल देखो, ब्लैक सॉइल और द रेगर सॉइल converts about 15% of total area. Okay, alluvium, again I repeat, alluvium 43, red is 19 and black soil is 15% total area of India. The soil was formed due to the spreading of the Deccan lava. ये ब्लैक कलर इसीलिए हुआ कि देखो जब माउंटेन इरप्शन होता है, जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, तो जो लावा निकलता है अंदर से वो बाद में जब कूल हो जाता है तो ब्लैक कलर का हो जाता है वो. ठीक है. तो वही वाला यहाँ पे ज़्यादा वो नज़र आता है ये सॉइल में. इसकी तरह से डेक्कन लावा की वजह से ये ब्लैक हो गया. सच सॉइल इज़ फाउंड इन द एंटायर महाराष्ट्र, वेस्ट मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड द सर्टन पार्ट ऑफ द कर्नाटका, इन गुजरात, सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा एंड तापी एंड द डैंग डिस्ट्रिक्ट हैव दिस टाइप्स ऑफ सॉइल. इन सब जगहों पे आपका ब्लैक सॉइल नज़र आता है. लावा रॉक्स, ये वाला लावा रॉक्स एंड द क्लाइमेट प्ले इन द इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. तो यहाँ पे दिया लावा रॉक्स जो है वो क्लाइमेटिक प्ले इम्पोर्टेंट रोल, यानी लावा रॉक्स इसमें बहुत ही खास रोल प्ले करता है ये सॉइल के लिए. देयर इज़ मोर प्रोपोर्शन ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एंड द मैग्नीशियम कार्बोनेट्स इन दिस टाइप्स ऑफ सॉइल. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी क्वाइट फर्टाइल. ये थोड़ा सा फर्टाइल ही रहता है. फर्टाइल मतलब क्या, जो मिट्टी में जो कल्टीवेशन थोड़ा अच्छे से हो सके, अच्छा होता है, जो ग्रो फार्मर्स के लिए बहुत बेटर है वो. तो ये इसमें क्वालिटी है. दिस सॉइल ऑल्सो हैज़ द कैपेसिटी टू रिटेन द मोर मॉइस्चर. तो ऑब्वियसली वी नो फ्रॉम द लोअर स्टैंडर्ड विच सॉइल कैपेसिटी हैज़ रिटेन द मॉइस्चर, दैट सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर द फार्मर्स. यू नो दे कैन कल्टिवेट द वेराइटी ऑफ क्रॉप्स. सो वेर एवर द मॉइस्चर ड्राइज अप दे डेवलप द फ्यूचर्स. क्रॉप्स लाइक द कॉटन, ये देखो यहाँ पे क्रॉप्स लाइक कॉटन, सॉरी ऊपर है, क्रॉप्स लाइक कॉटन, लाइन सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टबाको एंड द उड़द आर द ग्रोन इन दिस सॉइल. एज इट इज़ मोर सुटेबल फॉर द कॉटन, द सॉइल इज़ ऑल्सो नॉन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल. इसको ब्लैक कॉटन सॉइल, इसमें कॉटन जो होता है, जो हम कॉटन यू नो जो कपड़ा वगैरह सब बनता है कॉटन से, तो ये सॉइल में कॉटन का मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए इसको दूसरा नाम क्या बोला गया कि ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको बोला जाता है. ओके, ब्लैक कॉटन सॉइल. अभी लिटरेट सॉइल देखो, लिटरेट सॉइल, द नेम लिटरेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स द ब्रिक. ब्रिक मतलब जो ईटा होता है. इट रेड कलर ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड, इसमें आयरन ऑक्साइड रहता है, इसलिए ब्रिक देखिए हमको मालूम है ब्रिक जो रेड कलर रहता है बेसिकली, तो उसमें आयरन ऑक्साइड रहता है, इसलिए इसमें भी वही आयरन ऑक्साइड ही रहता है. व्हेन द सॉइल बिकम्स वेट इट बिकम्स स्मूथ लाइक द बटर एंड व्हेन इट्स ड्राई इट बिकम्स वेरी हार्ड. अगर ये थोड़ा गीला हो गया तो मतलब फ्लफी बन जाता है, जैसा पूरा फूल जाता है वो. अगर वो सूख गया तो बहुत ही सख्त हो जाता है. इट फॉर्मेट ड्यू टू द चेंज ऑफ द ड्राई एंड द मॉइस्ट क्लाइमेट एंड ड्यू टू द प्रिजर्वेशन ऑफ द सिलिका बेस्ड मटेरियल्स. इसके अंदर एक मटेरियल रहता है जो सिलिका बेस्ड रहता है, उसकी वजह से ये सब क्रिएशन होते हैं. दिस सॉइल हैज़ डेवलप्ड इन द हायर एरिया ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया. पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुला और प्लेट्यू एरियाज जो भारत में जहाँ पे भी हैं वो एरियाज़ में इस टाइप के सॉइल ज़्यादा नज़र आते हैं. द सॉइल कंटेंट्स मोर आयरन, पोटास एंड द एल्यूमिनियम. इसमें आयरन, पोटास और एल्यूमिनियम का मात्रा ज़्यादा रहता है. द सॉइल इज़ लेस फर्टाइल बट
Cotton, paddy, ragi, sugarcane, tea, coffee, cashew nuts etc. can be grown after using the fertilizers. फर्टिलाइजर यूज़ के बाद ये सारे जो क्रॉप्स हैं इस सॉइल में हो सकते हैं, यानी इसमें वो मात्रा, वो जो क्वालिटी है, लेकिन उसके लिए आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट है आपका डेजर्ट सॉइल. Desert soil, a types of soil, is seen in the area where the climate is arid or the semi-arid. The soil is the sandy and infertile. Obviously desert तो आपको मालूम है कि सैंड एरिया होता है. सैंडी मतलब कि जो रेती रहता है, तो ये टाइप का सॉइल में ज़्यादा रेत रहता है, और इनफर्टाइल मतलब वो खास नहीं रहता. तो इट contains the more deserved minerals. Rajasthan, Haryana and the southern Punjab have these types of soil. In Gujarat, this types of soil is found in the Kutch and the some part of the Saurashtra. With the irrigation facilities, crops like the millet and the jowar can be cultivated in this soil. तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ मतलब क्या होता है, जो पानी जो सींचना होता है खेत में, वो फैसिलिटीज जब से सरकार ने किया है, तो जो एरिया में जो डेजर्ट सॉइल है वो एरिया में वो इरिगेशन का हेल्प की वजह से ये दो क्रॉप्स ही वो सॉइल में होते हैं. क्या क्या है, एक तो आपका जौर है और एक है आपका माइलेट. ये दोनों अनाज वहाँ पे डेजर्ट सॉइल में होता है. अभी देखो नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल. ये वाला माउंटेन सॉइल, ठीक है. माउंटेन सॉइल, द टाइप्स ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द वैली और द स्लोपी रीजन ऑफ द हिमालय एट द एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 2700 टू 3000 मीटर्स तक जो स्प्रेड हुआ है. इट लेयर्स इज़ वेरी थिन एंड इट अंडर डेवलप्ड. ये जो एरिया है, ये जो माउंटेन सॉइल है, ये अंडर डेवलप एरिया में ही जाता है आपका. दिस सॉइल इज़ फाउंड इन द आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड द कश्मीर. यानी जो कि माउंटेन स्लोप एरियाज़ हैं, ऊंचे जगह हैं माउंटेन एरिया, वहीं पे इस टाइप के सॉइल नज़र आते हैं. इन हिमालय द सॉइल इज़ फाउंड एट द जनरल एल्टीट्यूड इन द रीजन ऑफ द पाइन एंड द चीड ट्रीज. तो ये एक टाइप के ट्री है. ये जो पाइन है, यहाँ पे जो पाइन लिखा है, ये पाइन जो पेड़ है, ये पाइन का, इससे हम जो मैचिस स्टिक्स बनते हैं ना, स्मूथ स्टिक्स, ये पाइन के लकड़ी से बनता है. तो इस टाइप के माउंटेन सॉइल में इस टाइप के जो है प्लांट्स उगते हैं वो, ठीक है. पाइन और चीड ट्री होता है, चिल ट्री. अभी देखो फॉरेस्ट 7 नंबर. द टाइप्स ऑफ soil found within the altitude between the 3000 meter to 3100 meters in the coniferous forest of Himalaya, that's Sedri, Eastern Ghat and the Theri region of the Himalaya. तो ये जो अल्टीट्यूड एरिया है 3000 मीटर से 3100 यानी 3100 मीटर के दौरान जो भी अल्टीट्यूड एरिया में जो सॉइल नज़र आता है वो फॉरेस्ट सॉइल उसको बोला गया, ठीक है. तो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय द शेडेड लीव्स एंड द trees and the upper part of the land becomes black due to the increase in the humus caused due to the decaying leaves. तो ये क्या हुआ, ये फॉरेस्ट सॉइल ये बोला गया, यहाँ का जो सॉइल है उसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा है. वैसा क्यों? क्योंकि एक तो फॉरेस्ट सॉइल है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, और उसके जो बड़े बड़े पत्ते ऊपर रहते हैं वो कवर होके रहते हैं. वो जब पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पे एक टॉपिक दिया है आपका, लिखा क्या, ह्यूमस कॉज ड्यू टू द डिकेइंग लीव्स. डिकेइंग लीव्स मतलब क्या, पत्ते झड़ के जब गिरते हैं तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं कई सालों बाद, कई महीने बाद ऐसा. तो वही वाला ह्यूमस बन गया. इन एक्सचेंज इनटू द ब्लू और द रेड कलर वाइल गोइंग डाउन विद इन द लैंड. बिसाइड्स द टी, कॉफी, स्पाइसेस, द अदर क्रॉप्स लाइक द व्हीट, मैज, barley, paddy एक्सेट्रा आर ऑल्सो टेकन. द सॉइल इज़ ऑल्सो फाउंड इन द लिमिटेड एरिया. तो फॉरेस्ट सॉइल में ये सारे क्रॉप्स होते हैं यहाँ पे जो है, और ये जब सॉइल जो है ये ज़्यादा लिमिटेड एरिया में ही दिखते हैं, हर भारत के हर जगहों पे नहीं दिखता है, ठीक है, लिमिटेड एरिया में. अभी मार्शी और द पैटी सॉइल देखो. द सॉइल टाइप्स ऑफ सॉइल डेवलप्स इन द ह्यूमिड रीजन ड्यू टू द accumulation of biotic elements. So during the rainy season, this land is submerged under the water, and when the water recedes, the paddy can be grown in this. These types of excess of biotic elements and the minerals in such soil, but it shows the insufficiency in the phosphate and the potash. Such soil is found in Odisha, West Bengal, coastal Tamil Nadu, central area of North Bihar, and the Almora district of the Uttarakhand. This soil have very limited extent. ये जो soil है ये वाला मतलब जहाँ पे बारिश ज़्यादा हुआ या फिर पानी ज़्यादा जम गया तो वहाँ पे जो पूरा पानी के साथ ये soil रहता है, मतलब डूबा हुआ रहता है. ऐसा इस टाइप का soil मतलब पूरा उसमें ज़्यादा पानी का मात्रा भी रहता है उसमें, ठीक है. जैसा हम क्ले बोलते हैं ना, क्ले
क्ले सॉइल, उस टाइप का वो सॉइल रहता है। ये सब जो एरिया है यहाँ पे लिखा है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल ऑफ तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्थन बिहार एंड द अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ये सारे जगहों पे आपका ये मार्शी सॉइल आपको नज़र आता है। ठीक है, इरोजन, सॉइल इरोजन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इरोजन मीन्स द ट्रांसपोरेशन ऑफ लैंड particles from the one place to another with the help of the moving air and water. सपोज एक जगह पे रेती है, अगर ज़ोर से हवा हुआ या बारिश हुआ, वो रेती एक जगह से दूसरी जगह को जब ट्रांसपोरेशन हुआ तो उसको बोला गया इरोजन। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द फास्टर ट्रांसपोरेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस लैंड देन अदर प्लेसेस बाय द नेचुरल फोर्सेस, इट मे years to form the upper layer to the soil particles are carried away because of the heavy rain or by the stormy wind or the agricultural production decrease. It is the extremely necessary to maintain the upper layer of for agriculture, so the soil erosion should be prevented. देखो यहाँ पे टॉपिक ये बताया गया तुमको कि सॉइल इरोजन जो है वो तो मैंने समझा दिया कैसा होता है, एक जगह से दूसरे जगह जब सॉइल ट्रांसफरेशन होना। और सेकेंडली सॉइल इरोजन जो होता है तो क्लाइमेटिक प्रेशर की वजह से भी होता है, कहीं पे अर्थक्वेक हुआ या फिर कुछ ऐसा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो उसके वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, वहाँ से मिट्टी ख़राब हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, उसको मेकअप होने में, यानी वो जगह को फिलअप होने में जो सॉइल का लेयर ख़त्म हो जाता है वो बनने में कई साल लग जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमको उसके लिए कुछ स्टेप्स लेना पड़ता है, हमें कुछ प्रिजर्वेशन करने पड़ते हैं। उसको क्या करना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। मेजर्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, तो क्या क्या है, कंट्रोल द ग्राजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड। ग्राजिंग मतलब जो गाय भेड़ बकरी जो ज़्यादा डबल ग्राजिंग होता है, डुअल ग्राजिंग प्रोसेस होता है, उसको बंद करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, वो जब कोई भी जानवर जब ऐसा घास खींचता है तो उससे सॉइल भी उखड़ के आता है नीचे से, तो उससे ज़्यादा डबल ग्राजिंग हुआ यानी बहुत ख़राब हो गया वो मिट्टी। देन प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन द काउंटर मेथड इन द स्लोपी रीजन। जो ढलान वाला जो एरिया रहता है वहाँ पे ऐसा मतलब एक हिड बना के, जैसा काउंटर बना के, जैसे पानी नीचे ना गिरे, अगर बारिश हो तो भी मिट्टी मतलब बह के नीचे ना आए, तो वैसा लेयर वाइज जो माउंटेन स्लोप एरिया में लेयर वाइज खेती करना चाहिए, जो भी क्रॉप वगैरह कल्टीवेट होता है। नेक्स्ट है आपका प्लांट ट्री इन फैलो लैंड। प्लांट ट्री इन फैलो लैंड, जो लैंड में ज़्यादा मतलब ढलान लैंड है वहाँ पे बहुत सारे प्लांटिंग करना चाहिए, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि बारिश हो तो वो जो प्लांट का जो रूट है वो वाला क्या होता है, वो पूरा उसको कंट्रोल रखता है। ठीक है, मतलब अगर सोचो कोई प्लांट, एक बड़ा सा प्लांट निकला एक ऐसा ढलान एरिया में, तो वो अगर प्लांट होता है तो वो क्या करता है, रूट भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, अपना सॉइल को सेव करता है वो। तो जितने ज़्यादा प्लांट होंगे तो सॉइल उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, वहाँ पे बारिश होगी तो वो सॉइल नीचे नहीं जाएगा, सेव रहेगा। देन कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेल देयर इज स्ट्रीम्स। तो डैम्स जो रहता है, जैसा जो रिजर्व वाटर रिजर्वर बोलते हैं उसको भी हमें प्रॉपर मैनर में चेक करना चाहिए, कहाँ पे कुछ लीकआउट है या फिर कहाँ अगर डैम लीकआउट हो गया, टूट गया, तो उसके साथ सॉइल भी पूरा मतलब वहाँ का एरिया का सब खत्म हो जाएगा, तो वो भी चेक करना चाहिए। देन कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द वाटर। कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द वाटर, मतलब जो पानी जो एरिया में खेती होता है वहाँ पे अगर सोचो पानी का मात्रा अगर ज़्यादा आता है सोचो, तो उसको क्या करते हैं, मतलब वो एरिया में कल्टीवेट बहुत ही डीपली करना पड़ता है ताकि पानी रिटर्न मतलब वो एरिया में ना घुस सके और वहाँ पे फील्ड को बर्बाद ना कर सके। वैसा जगह पे भी कल्टीवेशन हमें ज़्यादा करना चाहिए। देखो यहाँ पिक्चर दिया है इस टाइप का, चेक डैम्स में ऐसा होता है। देखो चेक डैम्स एरिया में वहाँ पे प्रॉपर मैनर में मतलब सेव करके पानी अगर आता भी है तो वो मिट्टी को ख़राब ना करे, वो बेस पे यहाँ पे सब ऐसा इस तरीके का काम होता है वो। ठीक है, अभी देखो सॉइल कंजर्वेशन मतलब सॉइल कैसे बचाते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। उसका क्वालिटी भी बचाना है और उसको सॉइल को भी बचाना है। सो सॉइल कंजर्वेशन इज डायरेक्टली connected to the retain the soil particles at their original
places. Different remedies are used at the different places in the world according to its location and the problem. तो भारत में जितना अलग अलग लोकेशन में जो सॉइल दिखते हैं वहाँ पे जिस तरीके का सॉइल कंजर्वेशन का जो रूल है वो अलग अलग है। मतलब कई जगहों पे अभी देखो सॉइल अलग अलग है तो ऑब्वियसली उसका मेंटेनेंस भी अलग अलग होगा, तो वही हिसाब से अलग अलग सब जगहों पे उसका देखभाल किया जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट रेमेडीज़ आर यूज इन द डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इस लोकेशन प्रॉब्लम। पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही होता है। इफ़ द सॉइल इज़ नॉट कंजर्व, अगर सॉइल को हम नहीं बचा सके, देन देर आर द chances of floods which extend the risk of against the lives and property. Thus the soil conservation is very much necessary. तो इससे क्या होता है, फ्लड्स आते हैं और फ्लड्स एक बार आ गया तो वो तो बहुत प्रॉब्लम करा, बहुत सारे मतलब सॉइल को इरोजन करके ले जाएगा, मतलब पूरा लेके चला जाएगा वो मिट्टी के साथ, तो उससे पूरा लाइफ्स और प्रॉपर्टी में भी लॉस होगा उसकी वजह से। तो हमें कंजर्वेशन करना चाहिए। यहाँ पे एक ये पिक्चर दिया है, देखो मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन कैसे होता है। ये देखो, फ्लो फास्टर ओवर द स्लोप्स। अगर यहाँ से सोचो पानी गिर रहा है, रेन का पानी, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ये दिया है वाटर हार्वेस्टिंग इन द स्लोप। ये माउंटेन एरिया है, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। ये जो है ये स्लोप एरिया है। स्लोपिंग एरिया में अगर पानी गिरता है तो ये मेथड से वहाँ पे पानी स्टोरेज करके रख सकते हैं और जो है फार्मिंग कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, वाटर हार्वेस्टिंग इन द ट्रेस्ड स्लोप्स मस्ट ऑफ वाटर स्टोरेज रिटेन्स। यहाँ पे ये मेथड से फार्मिंग होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोरेज, ये इस टाइप के अगर मेथड करेंगे तो पानी ज़्यादा स्टॉक रहेगा। ओके, देन सेकेंडली वाटर हैविंग फास्टर फ्लो द percolates लेस इन द सॉइल। अगर ज़्यादा फास्टली अगर ये मेथड में होता है तो यहाँ पे सॉइल जो है ये बहुत मात्रा में ख़राब होती है, सॉइल ख़त्म हो जाता है, नीचे चला जाता है। तो इसको कैसे बचाएंगे, ये है देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एक्यूमुलेटेड ऑन द ट्रेस्ट percolate स्लोली एंड रेज द ग्राउंड वाटर लेवल। यहाँ पे एक गड्ढा बनाया, पानी वहाँ पे स्टॉक हो गया, फिर से वहाँ थोड़ा पानी गया, यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा। तो ये एक मेथड होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल होता है वो बचता है, सॉइल मतलब वेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो चलिए अभी कुछ पॉइंट्स है, क्या क्या रेमेडीज़ है सॉइल कंजर्वेशन का। पहला है द रूट ऑफ द ट्री इन द फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सॉइल पार्टिकली। तो अगर हम ज़्यादा प्लांटिंग करते हैं तो जो रूट्स होता है, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जो फॉरेस्ट एरिया में, तो वो क्या करते हैं, वो सॉइल को पूरा पकड़ के रखते हो, मतलब धो के जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं, जितना बारिश हो कुछ नहीं होगा। सॉइल पार्टिकल्स को मजबूत रखता है रूट्स। दूसरा, प्लांट्स ट्रीज इन द रिवर्स गॉर्गेज एंड ऑन माउंटेन स्लोप्स। प्लांट ट्रीज इन रिवर्स गॉर्गेज एंड ऑन माउंटेन स्लोप्स। माउंटेन स्लोप्स में भी जो जैसा कोई बहाव हुआ जोर से, तो वहाँ पे अगर प्लांट वगैरह होता है तो वो जगह पे हमें प्लांटिंग करना चाहिए ट्री, ताकि वो रूट को पकड़, मतलब मिट्टी को वहाँ दबा के रख सके। जैसे बड़ा प्लांट अगर हो गया वहाँ पे प्लांटिंग, तो स्लोप एरिया में अगर बारिश भी हुआ, कोई ढलान में पानी बहाया, तो वो बहुत मात्रा में, मतलब 10% ले सकता है मिट्टी, लेकिन पूरा 19% बचेगा वहाँ पे, ठीक है। ए सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन नियर अ डेजर्ट रीजन टू प्रिवेंट द विंड विद द मोर वेलोसिटी इट विल स्टॉप द एडवेस्टिंग डेजर्ट। तो डेजर्ट एरिया में कई जगहों पे जहाँ पे पॉसिबल, वहाँ पे उस रीजन में हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि डेजर्ट एरिया में बेसिकली क्या होता है, हवा तूफान जोर से होता है, ज़्यादा होता है, तो रेती और मिट्टी वगैरह वो एक जगह से दूसरे जगह उड़ा के ले जाता है, वो जिसको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं, छोटा छोटा माउंटेन बनता है अलग अलग। तो वैसा जगहों पे ज़्यादा प्लांटिंग करना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा मिट्टी ख़राब नहीं होगा। देन द रिवर फ्लड्स शुड बी कंट्रोल्ड बाय द डाइवर्सिंग देयर फ्लो इन द अदर रिवर और द इन द ड्राई रिवर बेड्स। तो जो एरिया में फ्लड रिवर का हमें मतलब एक शंका है, वहाँ पे फ्लड आ सकता है, तो उसका वे हमें ड्राई एरिया की तरफ लेना चाहिए। ड्राई रीजन जो है जहाँ पे नदी सूखा है, ताकि रिवर फ्लड अगर आता है तो वो ड्राई रिवर के एरिया की तरफ जाएगा, बाकी दूसरों को हार्म नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है। देन द अनरेस्ट्रिक्टेड प्लास्चर्स लूजन्स द सॉइल लेयर टू द माउंटेन एंड इट शुड बी फ्रेमेंटेड। मतलब जो कि है अनरेस्ट्रिक्टेड प्लास्टर्स लूजन, मतलब मनमर्जी जो है सॉइल में हमें कोई तरीके का ऐसा फार्मिंग नहीं करना चाहिए जो कि हमारा एक तो
माउंटेन सॉइल के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑन द माउंटेन्स इट शुड बी प्रिवेंटेड, उसको बचाना चाहिए। मतलब जो ये स्लोपिंग यहाँ पे दिखाया है, देखो ट्रेस फार्मिंग दिया है, तो माउंटेन एरिया में अक्सर इस टाइप का भी होता है फार्मिंग, ठीक है। ये जो ट्रेस फार्मिंग है ना, इस टाइप का फार्मिंग भी माउंटेन एरिया में करना चाहिए, ताकि अगर ज़ोर से बारिश हुई या फिर हवा तूफान आया तो वो मिट्टी को बचा रख सके, ठीक है। और पानी भी, वाटर भी आपका सेव रहता है। ओके, ये लास्ट पॉइंट है। मेथड्स लाइक हॉरिजेंटल कल्टिवेशन एंड ट्रेस्ड फार्म एक्सेट्रा शुड बी implemented. Then humus contents should be added the soil which has lost its fertility. By implementing these remedies, soil can be conserved. The conservation of soil is the strong necessity today. Government, society and the people should work together for its conservation. तो ह्यूमस क्या है, मैंने बताया था, ये जो ह्यूमस है क्या है, तो हर सॉइल जो है, जहाँ पे कोई भी सॉइल ले लो, उसमें ह्यूमस की मात्रा होनी ज़रूरी होती है। और भारत सरकार को ये एक सॉइल कंजर्वेशन जो एक मिशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत सरकार के लिए, और हमें इसको ज़रूर करना चाहिए, ताकि पूरा जो है सॉइल जो है वो हमारा पहले से एंशिएंट टाइम से एक बेस बनता आया है, जो कि हमारे भारत को मतलब बहुत ही इकोनॉमिक वे में बहुत ही हेल्प किया है। तो इसीलिए हमें उसको बचाना चाहिए। सो गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड द पीपल शुड वर्क टुगेदर फॉर दिस कंजर्वेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका स्टैंडर्ड 10th का ज्योग्राफी का पहला लेसन। सो आपको ये लेसन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।